नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्शन से पूरी दुनिया को हैरान करते रहे हैं, लेकिन उनकी डिनर पार्टी में फायरिंग की खबर ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। आखिर ये हुआ कैसे? हमलावर वहां पहुंचा कैसे? हालांकि 31 साल के हमलावर थॉमस एलन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर दक्षिण कैलिफोर्निया में एक टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। उसने 2024 में कमला हैरिस के चुनावी कैंपेन में $25 का चंदा भी दिया था। अब अमेरिकी जांच एजेंसियां ये जानने में जुटी हैं कि हमलावर थॉमस एलन इतनी सुरक्षित जगह हथियार के साथ पहुंचा कैसे, उसके निशाने पर कौन कौन था, उसने फायरिंग के लिए व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर को क्यों चुना, क्या थॉमस एलन बड़ी साजिश का एक छोटा हिस्सा भर था? ऐसे कई सवालों के जवाब हर एंगल से तलाशने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि अपनी दूसरी पारी में राष्ट्रपति ट्रंप जिस आक्रामकता के साथ दुनिया से डील कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ा ली है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया। इस जंग से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल सप्लाई प्रभावित हुई। मिसाइलों की रेंज में दुनिया के वो मुस्लिम देश भी आए जिन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता था। कभी दुनिया के झगड़ों को निपटने या निपटाने में मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका निभाया करता था। उसी अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान की धरती पर पहुंचे। यूरोप की अपनी समस्या है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार नेटो से निकलने की धमकी दे रहे हैं, अपनी बात नहीं मानने वालों को धमका रहे हैं, दूसरे मुल्कों की संप्रभुता में सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे में आज समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के दुश्मनों की संख्या किस तरह बढ़ी है। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को फायदा हो रहा है या नुकसान? राष्ट्रपति ट्रंप के दुश्मनों की संख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है? आज ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में ट्रंप के कितने दुश्मन। पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा के तामझाम की दुहाई दी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा पर सालाना $1 अरब से अधिक का खर्चा होता है। अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप की किसी चुनावी रैली में भी जाते हैं तो कार्यक्रम रात के 9 बजे का है। ऐसे में सुबह 9 बजे से ही कार्यक्रम स्थल पर आने जाने वालों की कड़ी चेकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कहां चूक हुई कि हमलावर हथियार के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के डिनर भोज तक पहुंचने में कामयाब हो गया। सबसे पहले यह समझते हैं कि डिनर में गोलीकांड के बाद आखिर अमेरिका में क्या सब चल रहा है। A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. Everybody stay down. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. And he's a sick person, a very sick person. वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, FBI डायरेक्टर काश पटेल, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड जैसी दिग्गज हस्तियां वहां मौजूद थीं। सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए थे। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में करीब 2500 मेहमान मौजूद थे। बस इंतजार हो रहा था राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण का। अचानक फायरिंग की आवाज आने लगी। डिनर में शामिल मेहमानों में से कुछ जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए, तो कुछ इधर उधर भागने लगे। हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग की, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप और दूसरे मेहमान बॉलरूम के अंदर मौजूद थे।
गोलियों की आवाज के साथ सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला गया। दूसरे मेहमानों को भी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। उस डिनर भोज में वरिष्ठ पत्रकार रीना भारद्वाज भी मौजूद थी। यह सब उनकी आंखों के सामने हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूं तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। कुछ मिनटों के भीतर ही सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को जिंदा पकड़ लिया। उसके पास एक शॉटगन और कई चाकू मिलने की बात सामने आ रही। हमलावर की पहचान कोल थॉमस एलन के रूप में हुई, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। पेशे से एक पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर बताया जा रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर उसी होटल में मेहमान था जहां सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर का आयोजन किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि भला एक पार्ट टाइम टीचर की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से क्या दुश्मनी हो सकती। So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस गोलीकांड को अमेरिकी संविधान पर हमला बताया तो हमलावर एलन को सनकी। हमलावर एलन का एक सियासी कनेक्शन भी निकलता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि एलन ने साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस के चुनावी कैंपेन में $25 का चंदा भी दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या हमलावर कोल थॉमस एलन अकेला था या फिर उसके पीछे और भी लोग थे। कोल थॉमस एलन किसी सनक का शिकार था या किसी बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा। हमलावर इतना मजबूत सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए वहां तक पहुंचा कैसे। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बार बार राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला क्यों हो रहा है। गोलीकांड के बाद राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया से मुखातिब हुए और इसे अमेरिकी संविधान पर हमला करार दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है और सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया और वो सुरक्षित हैं। इससे पहले भी 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश हो चुकी है। सितंबर 2024 में जब ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स से बाहर निकल रहे थे, तब भी ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। राष्ट्रपति ट्रंप भी किस्मत के धनी कहा जाएगा, जिसमें हर हमले में वो बच जाते हैं। लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर जिस तरह ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उनके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरान युद्ध पर होने वाली अमेरिकी बैठक रद्द कर दी। ये फैसला बिल्कुल आखिरी समय लिया गया, जब ईरान के विदेश मंत्री खास संदेश के साथ पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके थे। अट्ठाईस फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो शायद राष्ट्रपति ट्रंप को अंदाजा नहीं रहा होगा जंग इतनी लंबी खिंचेगी। उन्हें शायद ये भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के बाद ईरानी मिसाइलों से इतना कड़ा जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप को शायद ये भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके लिए होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना इतना मुश्किल काम होगा।
ट्रंप ने जो ये युद्ध किया है शुरुआत 28 फरवरी को, वो हमने देखा है कि उसका क्या उनको लाभ हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। सब जगह वो कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितनी सब परेशानियां दुनिया के अंदर हो रही हैं, सारी ग्लोबल एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो अब वो चाहते हैं कि किस तरह से वहां से निकला जाए। जिस तरह से उन्होंने ओपन डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश की है कि जो भी बातचीत होती है वो लेकर के अपने ट्रुथ सोशल पर मीडिया उस पर बोल देते हैं, और यही नहीं तो अपने इंटरव्यूज में उसके बारे में बता देते हैं। तो जो भी बात पढ़ने की बजाय वो बात वहीं रुक जाती है, और जो दूसरे देश, जो ईरान जैसे बहुत ही प्राउड कंट्री है, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिप्लोमेसी वो क्योंकि उनको अपमैनशिप की थोड़ी आदत है कि हर चीज में उन्हें विक्ट्री चाहिए, क्योंकि वो दिखाना कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेगोशिएटर हूं, और मैं जो है मेरे को पता है कि किस तरह से लोगों से बातचीत करनी है, किस तरह से काम करना है। लेकिन हर चीज जो है रियल एस्टेट डील नहीं होती है, ये स्टोरी है, इनको ये महसूस करना चाहिए। दुनिया में कारोबार और कूटनीति के हर नियम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सहूलियत के हिसाब से गढ़ना चाहते, लेकिन वो शायद वेनेजुएला और ईरान के बीच फर्क नहीं समझ पाते और एक ऐसी जंग में उलझ जाते जिससे सम्मानजनक तरीके से निकलने का रास्ता शायद उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप कभी सीज फायर का ऐलान करते तो कभी सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाते, कभी ईरान के साथ बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान भेजते, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। उसके बाद सीज फायर वार्ता के दूसरे दौर की तैयारी होती। ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जारेड कुशनर की पाकिस्तान यात्रा को आखिरी वक्त में टाल देते, इस दलील के साथ कि 18 घंटे जहाज में बैठकर बेकार की बात करने नहीं जाना। राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके। वहीं ईरान का साफ साफ कहना है कि अमेरिका पहले होर्मुज़ स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाए, तब आगे की बात होगी। फंडामेंटल जो डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच में हैं, वो तो कहीं नहीं खत्म होने वाले हैं। अगर कोई फेयर डील होगी दोनों के बीच में, जिसमें दोनों की डिग्निटी बरकरार रहती है और जो मेन प्रॉब्लम्स हैं ईरान की, इजराइल की और यूएस की, वो दूर हो जाती हैं, तभी हम किसी तरह की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। नहीं तो अगर अभी युद्ध रुक भी गया तो फिर दोबारा कभी शुरू हो सकता है। शायद ट्रंप प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर ईरान में किससे बात की जाए, ईरान में आखिर किसकी चल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब बताई जा रही। इस बीच एक सीक्रेट लेटर की भी बहुत चर्चा हो रही। कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ बड़े नेताओं ने मुस्तफा खामनेई को पत्र लिखा है कि मुल्क की बिगड़ती आर्थिक सेहत को देखते हुए परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत का विकल्प ही बचा है। ईरान अपनी चतुराई में फंस गया है, उसने अपने लिए एक चक्रव्यूह बनाया है और उससे बाहर निकलना उसको मालूम नहीं। अमेरिका ठोक पीट के चला जाएगा, उसका क्या जाता है। अजी अमेरिका का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, अमेरिका को कोई फर्क नहीं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, प्रतिदिन एक लड़ाकू विमान बनाता है वो देश, और कोई नहीं बनाता। मारेगा, ठोकेगा, वापस चला जाएगा। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तबीयत खराब है, वो हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। दूसरी ओर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नाकाबंदी जारी रहने तक अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। दरअसल बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आने वाला था। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अमेरिका और इजराइल के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहा है। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान की राजधानी मस्कट से रवाना होकर इस्लामाबाद लौट रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि मॉस्को जाने से पहले वो एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान अब तक खुले रूप से एकजुट और एक सुर का संदेश देता रहा है, लेकिन भीतर खाने कई तरह के सुरों के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान की उथल पुथल के बीच क्या राष्ट्रपति ट्रंप के दुश्मनों की संख्या और बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दलील है कि ईरान के नेतृत्व में भारी भ्रम की स्थिति है। मतलब आज की तारीख में अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा कि ईरान से बातचीत करे तो किसके साथ करे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत करे या वहां के राष्ट्रपति से। आखिर ईरान की असली ताकत किसके हाथों में है?
क्या युद्ध और उथल पुथल के बीच IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प और मजबूत हुआ है? खाड़ी देशों का भी अमेरिका को लेकर भीतर खाने अविश्वास बढ़ा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने जिस तरह ईरान पर हमला किया उसकी कुछ कीमत अरब देशों को चुकानी पड़ी। ईरान की मिसाइलों का निशाना माने या ना माने सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे ही देश रहे। अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरानी मिसाइलों ने अरब वर्ल्ड के उन देशों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की ओर मिसाइलें दागी। दुबई जैसे दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहें भी ईरानी मिसाइलों के रेंज में आ गए। अमेरिका और अरब देशों के बीच दशकों से रिश्तों का आधार सुरक्षा का भरोसा रहा है। अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन भरोसे की ये दीवार ईरान के मिसाइलें गिरने के साथ टूट गई। गल्फ कंट्रीज पूरी तरह से अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, और लेकिन इस अभी जो लड़ाई हुई है ईरान की और अमेरिका की और इजराइल की, उसमें इस मिथ को एक तरीके से मैं कहूंगा तोड़ा गया है कि उनको गल्फ कंट्रीज को ये भ्रम था कि क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी अमेरिका की मिलिट्री बेस दिए हुए हैं अपने हर देश में, तो उनकी सिक्योरिटी गारंटीड है। लेकिन इस युद्ध के दौरान ये बिल्कुल साफ हो गया कि अमेरिका गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी पारी में जिस रास्ते अमेरिका आगे बढ़ा और ईरान पर हमले के बाद जिस तरह रिश्तों को उलझाने की कोशिश हुई, उसमें भीतर खाने अरब वर्ल्ड के देशों का मन भी अमेरिका से खट्टा हुआ है। मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव की सबसे ज्यादा कीमत खाड़ी देशों को चुकानी पड़ रही है। नए तरह के रिश्ते आकार ले रहे हैं, जिसमें भीतर खाने किसी को तेल के बदले हथियार और डॉलर मिल रहा है, तो कभी समुद्र में रास्ता देने के बदले मोटा टोल वसूला जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में रिश्तों का रीसेट बटन दबा दिया। मिसाल के तौर पर कल अमेरिकन राष्ट्रपति जो भी हो, ट्रंप हो कोई और, वो कहता है जी मैं खाड़ी के देशों में सिक्योरिटी नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूं, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये किसके पास जाएंगे? ये तो कमजोर है और इनका दुश्मन ईरान है, तो चीन तो इनको सिक्योरिटी देगा नहीं। रूस कहेगा जी मेरे को क्या लेना देना आपके साथ, जो होता है हो जाए। तो फिर ये खुद अपनी फौज को मजबूत करेंगे, अपनी डिप्लोमेसी को ताकतवर करेंगे। अमेरिका को जितना मर्जी ये कहें पब्लिक कंजम्पशन के लिए, ये अमेरिका से दुश्मनी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का दबदबा चाहते। इस समुद्री रास्ते पर कब्जे का मतलब है तेल सप्लाई के सबसे अहम रूट पर दबदबा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिलहाल ईरान का दबदबा बरकरार है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई के अहम पॉइंट पर कब्जे की रणनीति पर गुणा भाग कर रहा है। ऐसे में अरब वर्ल्ड के देशों को डर सता रहा है कि अगर उनकी जमीन से अमेरिका ने फिर हमला किया तो उनके मुल्क का बड़ा नुकसान तय। अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर अरब और यूरोपीय देशों में अपना हित साधता रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि उनका मुल्क जंग की कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात में हाँ मिलाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के सुर भी पिछले कुछ दिनों से नरम पड़ते दिख रहे हैं। शायद वो हिसाब लगा रहे होंगे कि अमेरिका के इशारे पर युद्ध में ताल ठोकने वाला यूक्रेन का अंजाम क्या हुआ, अमेरिका के रुख से इतर जाने वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अंजाम क्या हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का अंजाम क्या हुआ। यूरोपीय देशों की भी चिंता कम नहीं है। अमेरिका की अगुवाई वाले सुरक्षा तंत्र नेटो से यूरोपीय देशों का भरोसा उठता जा रहा है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप नेटो को कागजी शेर बता चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका नेटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप किसी की नहीं सुनना चाहते। वो अपने हर फैसले पर दुनिया के सभी देशों को अपने साथ सुर मिलाता देखना चाहते। राष्ट्रपति ट्रंप शायद भूल जाते कि वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति, पूरी दुनिया के नहीं। इसके लिए वो कभी भारी भरकम टैरिफ का दाव चलते हैं तो कभी युद्ध की धमकी देते हैं।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय देशों का अमेरिका पर भरोसा पहले ही हिला हुआ था। ईरान पर हमले के बाद होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के सदस्य देशों से सहयोग मांगा और जवाब ना में आने लगा, उससे राष्ट्रपति ट्रंप कुछ यूरोपीय देशों से उखड़े हुए। जो जिस तरह की लड़ाई अभी हो रही है उसमें कोई भी लीडर जो है वहां का यूरोप का उनके साथ में नहीं खड़ा हुआ है। पैलेस्टाइन का मुद्दा है, इजराइल और गाजा के बारे में, उसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी अलग एक अप्रोच है। तो हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के ज्यादातर कंट्री जो कि नेटो के मेंबर्स भी हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी से नाखुश है। सबसे पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले को अवैध और अन्यायपूर्ण बताया, अपने मुल्क के एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी और एयर स्पेस भी बंद कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिकी विमानों को हथियार लेकर इजराइल जाने के लिए रास्ता देने से इनकार कर दिया। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी अपने मुल्क के सिगोनेला एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को लैंडिंग की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। दरअसल यूरोपीय देशों को लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद को नेटो का सुप्रीम कमांडर समझते और बिना सदस्य देशों से राय मशवरा के युद्ध में उतर जाते। ईरान युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें जबरन युद्ध में खींचना चाहते। राष्ट्रपति ट्रंप भी नेटो को कागजी शेर बता चुके और इससे अमेरिका के निकलने के बाद कई बार दोहरा चुके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने नेटो सैन्य गठबंधन में अमेरिका सबसे प्रमुख और शक्तिशाली सदस्य है। 1949 में स्थापित ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक सुरक्षा का गठबंधन है। ईरान युद्ध में कुछ नेटो सदस्य देशों के रुख से राष्ट्रपति ट्रंप बहुत नाराज हैं। वहीं नेटो सदस्य कुछ यूरोपीय देशों को लगता है कि वो अमेरिका के झगड़े में क्यों पड़े। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से अपने जो नेटो में कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको जिस तरह से ट्रीट किया है, वो कोई भी देश अपने मित्रों के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। जो क्योंकि अमेरिका पिछले 70-80 साल की उनकी आपस की रिलेशनशिप है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल एक तरीके से दरकिनार कर दिया है। नेटो के जिन सदस्य देशों ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया, उन्हें सबक सिखाने यानी सजा देने की राह पर भी राष्ट्रपति ट्रंप गुणा भाग करते दिख सकते हैं। ऐसे देशों से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हटा या घटा सकते हैं। ऐसे देशों को अत्याधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक देने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि आज के तारीख में कई यूरोपीय देश अमेरिका से हथियार खरीदने के पक्षधर नहीं, न ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हर फैसले के पीछे खड़े होना चाहते। यूरोपीय देशों और अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसला ले रहे हैं, जिससे उनकी संप्रभुता सुरक्षित रहे। अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना खतरनाक है और दोस्ती घातक। आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी तंत्र एक ऐसी लिस्ट तैयार कर रहा है जिसमें ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का साथ देने वाले दोस्तों को इनाम दिया जाएगा और पीछे हटने वाले देशों को दंड। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन और अर्थ व्यवहार पूरी तरह बदल दिया है। उनके टैरिफ टेररिज्म की वजह से पहले ही पूरी दुनिया में उथल पुथल है। ऐसे में कारोबारी मिजाज वाले राष्ट्रपति ट्रंप अपने मुल्क में के मामूली फायदे के लिए दुनिया को बड़े खतरे में डालने में भी हिचक नहीं दिखा रहे। ईरान को घुटनों पर लाकर वो पूरी दुनिया को संदेश देना चाह रहे हैं कि उनकी बात नहीं मानने का अंजाम क्या हो सकता है। साथ ही होर्मुज़ स्ट्रेट को कंट्रोल कर दुनिया की तेल सप्लाई चेन पर अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को भी दुश्मन तो नहीं बना रहे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।